हेलो गाइस। आज हम एक्सीडेंट मैन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये स्टोरी है माइक के बारे में। वो काम से एक प्रोफेशनल असेसिन होता है। एक दिन माइक को पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेथ का मर्डर हुआ है और किलर उसका ही कोई टीममेट है। अब कैसे माइक अपनी टीम में से उस धोखेबाज किलर को ढूंढकर मार डालेगा या फिर पूरी टीम मिलकर माइक को ही मार डालेगी, यही हम इस मूवी में देखेंगे। सो let's begin the explanation. मूवी स्टार्ट होती है 15 ईयर के माइक से। वो न्यूज़पेपर डालने का काम करता था। माइक को डेली उसके पड़ोस वाले बच्चे बहुत बुली करते थे। उसे न्यूज़पेपर डालने के बजाय बुली करने वाले बच्चों से भागने में ही उसका ज़्यादा टाइम जाता था। एक दिन माइक बुली करने वाले बच्चों से भागकर एक जगह पे छुप जाता है। वहाँ पे वो एक शख्स को देखता है। वो शख्स घर का लॉक तोड़कर घर के अंदर घुसता है। तभी बुली करने वाले बच्चे माइक को ढूंढ लेते हैं और वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी उसी पड़ोस वाले घर से एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से वो बच्चे भाग जाते हैं। माइक उस घर से उसी शख्स को बाहर आता हुआ देखता है। माइक क्या सोच रहा था पता नहीं, लेकिन वो उस शख्स को फॉलो करता है। माइक उस शख्स पर 1 वीक से नज़र रखे होता है। इसी बीच वो शख्स 3 लोगों का मर्डर करता है। एक दिन माइक हिम्मत करके उसके घर जाता है। डोर ओपन होते ही माइक उस शख्स से कहता है कि मुझे पता है कि आप क्या काम करते हो और मुझे वो सब कुछ सीखना है। ये बोलकर वो रिकॉर्डेड वीडियो उसे दिखाता है। वीडियो देखकर वो शख्स माइक को घर के अंदर खींच लेता है। उस शख्स का नाम बिग रे होता है। वो पहले तो माइक की पूछताछ करता है, फिर वो उसे एक रूम में ले जाता है। माइक वहाँ पे लगे प्लास्टिक को देखकर समझ जाता है कि बिग रे उसे अब मार डालने वाला है। तो वो एक डिश से उसके सर पर मारता है और उसके मेन पॉइंट पर लात मारता है। फिर भी रे को कुछ नहीं होता। वो माइक को पकड़कर मारने वाला था। तभी वो कहता है कि आज अगर मैं घर पे नहीं पहुंचा तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। ये सुनकर रे रुक जाता है। ये झूठ भी हो सकता था, लेकिन रे चांस नहीं लेना चाहता। वो माइक से पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। माइक कहता है कि वो सिर्फ उन बुली करने वाले बच्चों की लीडर को मारना चाहता है। रे के पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए वो तैयार हो जाता है। माइक रे को उस लड़के की बिल्डिंग के पास ले आता है। रे उसे क्या करना है ये समझाकर ऊपर भेजता है। फिर माइक अकेले ही उस लड़के के घर में घुसता है और एंटीना पर नोट चिपकाता है। फिर वो उसी के घर में छुप के उस लड़के का आने का वेट करता है। वो लड़का घर में आते ही वो एंटीना पे लगे नोट को देखकर उसे निकालने के लिए जाता है। इतने में माइक पीछे से आकर उसे धक्का देता है और वो लड़का गिर के मर जाता है। पहला खून किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन माइक को कुछ नहीं लगता। वो वापस बिग रे के पास आता है। रे पहले तो मर्डर वाली फोटो दिखाकर माइक को वार्न करता है कि उसे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, लेकिन माइक के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता। उसे तो रे से और भी सीखना था। फिर रे सालों तक माइक को असेसिन बनने की ट्रेनिंग देता है। उसे गन के बारे में, एक्सप्लोजन के बारे में सब कुछ सिखाता है और साथ में उसे मार्शल आर्ट भी सिखाता है। इस तरह से माइक एक असेसिन बनता है। दरअसल ये माइक की ओरिजिन स्टोरी मूवी के बीच में ही दिखाते हैं, लेकिन हमने यही से स्टार्ट किया। फिर कुछ सालों के बाद का टाइम दिखाया जाता है। एक आदमी अपने घर जाता है। वो कबर्ड पर अपनी वॉच देखकर स्टूल की मदद से उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी पीछे से माइक आके उसके गले में फांसी का फंदा डालता है और उसके स्टूल को लात मारकर उसे मार डालता है। दरअसल ये माइक का टारगेट होता है। वो अपने टारगेट को इसी तरह से मारता है जैसे कि वो एक एक्सीडेंट लगे। इस केस में वो एक सुसाइड लगेगा। माइक की स्पेशलिटी होती है कि वो सभी टारगेट को एक्सीडेंट बनाकर मारता है और इसीलिए मूवी का नाम एक्सीडेंट मैन है। फिर वो ओएसिस क्लब में आता है। ये इस तरह का क्लब होता है जहाँ पे माइक जैसे असेसिन लोगों को दूसरे लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वहाँ पे हमें माइक के पूरे टीम से मिलवाया जाता है। ये होता है क्लिफ। वो बहुत बड़ा साइकोपैथ किलर होता है। वो अपने सभी टारगेट्स को बहुत ही ब्रूटली एक से मार डालता है। यह होता है पॉइजन पेट। वो अपने सभी टारगेट्स को अलग अलग तरीकों से पॉइजन देकर मार डालता है। यह होते हैं मिक एंड मैक। वो दोनों एक्स
स्पेशल फोर्स के ऑफिसर होते हैं जो सभी वेपन्स को चला सकते हैं। यह होती है जीन, वो एक्सपर्ट स्वॉर्ड वूमन होती है। यह होता है फ्रेड, वो अपने सभी टारगेट को बहुत अजीब अजीब रास्तों से मार डालता है। और यह होता है उन सब का बॉस बिग रे, यही ओएसिस क्लब को चलाता है। और यह होता है उनकी टीम का लास्ट मेंबर मिल्टन, वो किसी को नहीं मारता, वो सभी के लिए बाहर से कॉन्ट्रैक्ट लाता है। मिल्टन हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट देने वाला और पूरा करने वाले का नाम सीक्रेट रखता है। फिर माइक और मिल्टन की मीटिंग होती है। मिल्टन उसे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसका पुराना कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से ख़त्म करने के लिए बोलता है। अगर वो काम कल तक ख़त्म हो जाएगा तो माइक को उसका पेमेंट डबल मिल जाएगा। अगले दिन माइक अपने कस्टम स्नाइपर के साथ अधूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आता है। दरअसल वो 5 दिनों से उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइक को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जिससे उस शख्स का मर्डर एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन उसे आज वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो आने वाली कार के टायर को पंक्चर करता है, जिससे वो कार स्लिप होके उसके टारगेट को कुचल देती है और माइक का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर वो घर जाके एक्सरसाइज करने लगता है। तभी उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेथ की बहुत याद आ रही थी। वो बेथ को बहुत प्यार करता था, लेकिन बेथ ही उसे एक दिन छोड़कर चली गई। फिर उसे मिल्टन का मैसेज आता है। उसका कहना था कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है उसका पेमेंट माइक को ही लेने के लिए जाना पड़ेगा। फिर वो मिल्टन की बताई हुई जगह पे जाता है। वहाँ जाते ही एक बाइक वाला आता है और वो माइक को देखकर उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन माइक को एक भी बुलेट नहीं लगती। जब माइक उसे पकड़ता है तो उसे बहुत आराम से खेलते खेलते मार डालता है। माइक को लगता है कि ये डबल पेमेंट के बहाने उसे मरवाने का सेटअप था, इसलिए वो मिल्टन को कॉल भी करता है। लेकिन मिल्टन ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे कुछ पता नहीं है। रात में माइक को एक मैसेज आता है। वो मैसेज बेथ की गर्लफ्रेंड चार्ली का होता है। वो उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले उनके फ्लैट में कुछ लोग घुस गए थे और उन्होंने बेथ का रेप करके उसे मार डाला। अगले दिन उसका फ्यूनरल है। वहाँ पे वो माइक को बुलाती है। यह सुनकर माइक को बहुत बुरा लगता है। वो अगले दिन बेथ के फ्यूनरल पर जाता है। वहाँ पे माइक को देखकर चार्ली उसे बात करने के लिए आती है। पहले तो वो माइक पर बहुत गुस्सा करती है। उसका कहना था कि बेथ माइक को बहुत प्यार करती थी, लेकिन माइक को उसकी ज़रा से भी कदर नहीं थी। लेकिन ये झूठ था। वो ये भी कहती है कि बेथ मरने से पहले प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा माइक का ही था। ये बात सुनकर तो माइक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। चार्ली कहती है कि कुछ ड्रग्स एडिक्ट लोग उनके घर में घुस गए थे और उन्होंने ये सब कुछ किया था। टीवी पे न्यूज़ आती है कि बेथ के किलर ड्रग ओवरडोज की वजह से मारे गए हैं। ये बात माइक को थोड़ी सी डाउटफुल लगती है। वो बेथ की मर्डर की फाइल पुलिस से ले आता है और उसके अपार्टमेंट में छानबीन करने के लिए जाता है। उस वक्त जो हुआ था वो उसे इमेजिन करने लगता है, लेकिन माइक को पुलिस की रिपोर्ट की वजह से डाउट होने लगता है, क्योंकि पुलिस वालों को बेथ के खून में एक ऐसा केमिकल मिलता है जो उसके जैसे असेसिन यूज करते हैं। उसे पता चल जाता है कि ये काम उसके टीममेट मिक एंड मैक का है। वो उसी वक्त उनसे मिलने के लिए जाता है। वो दोनों भी बेथ की मर्डर की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि वो कितना भी छुपाए लेकिन माइक को ये बात पता चलेगी ही। उनकी बात चल ही रही थी तभी मैक बेथ को बहुत गालियाँ दे रहा था। माइक गुस्से में उनसे फाइट स्टार्ट करता है। वो दोनों होते हुए भी माइक अकेला उन पर भारी पड़ता है, क्योंकि रे ने उसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी होती है। वो दोनों माइक के टीममेट थे, इसलिए उन दोनों को वो पूरी तरह से नहीं मारता। माइक को पता है कि मिक एंड मैक को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कौन है ये बात पता नहीं होगी। ये बात सिर्फ मिल्टन को ही पता होगी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और ओएसिस क्लब में आता है। रे को जो कुछ हुआ था वो सब कुछ पता चल चुका था। वो माइक को शांत रहने के लिए बोलता है। वहाँ पे वो मिल्टन को ढूंढता है, लेकिन वहाँ पे वो नहीं होता। माइक गुस्से में इसलिए था क्योंकि बेथ के साथ उसका होने वाला बच्चा भी मारा गया था। वो सिर्फ यही चाहता है कि बेथ के कॉन्ट्रैक्टर का नाम उसे पता चल सके। और रे को मिल्टन के सेटअप के बारे में भी बता देता है। उसे लगता है कि मिल्टन उन सभी को धोखा देने वाला है। माइक शांत नहीं हो रहा था, इसलिए रे गुस्से में टेबल के नीचे वाली गन उसकी तरफ पॉइंट करके उसे लास्ट का शांत रहने के लिए बोलता है। माइक को पहले से
टेबल के नीचे वाली गन के बारे में पता था, इसलिए वो थोड़ा शांत होकर वहां से चला जाता है। अगर वो शांत नहीं होता तो रे उसे मारने से पहले एक भी बार नहीं सोचेगा। ओएसिस क्लब के 3 गोल्डन रूल होते हैं। वो किसी भी टीममेट पर कभी गुस्सा नहीं होगा, किसी के भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा, और लास्ट, कभी पकड़ा मत जाना। उनमें से 2 रूल माइक ने पहले ही तोड़ दिए थे। फिर वो बेथ के बारे में और जानने के लिए चार्ली के पास आता है। वो इसलिए आया था क्योंकि वो ये जान सके कि बेथ का कोई दुश्मन था या नहीं जो उसे मारना चाहेगा। लेकिन चार्ली तो इसी बात से झगड़ा कर रही थी कि वो बेथ की ठीक से केयर नहीं करता था और उसे ना ही कोई रिस्पेक्ट देता था। लेकिन रियल में तो माइक सिर्फ बेथ को ही रिस्पेक्ट और उसकी केयर करता था। तभी दरवाज़ा तोड़कर क्लिफ चार्ली को मारने के लिए आता है। वह उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी फाइट होती है और लास्ट में माइक उसके एक्स से उसे मार डालता है। मरने से पहले माइक उसे पूछता है कि उसे चार्ली को मारने के लिए किसने भेजा था, लेकिन वो बताने से पहले ही मर गया। अब चार्ली को माइक की बातों पर यकीन होता है और उसे लगता है कि बेथ के कंप्यूटर में उन्हें उसके काम की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए वो बेथ के घर पे जाती है। वहाँ से माइक मसाज पार्लर में जाता है जहाँ पे मिल्टन हमेशा आता है। आज भी माइक को वो वहीं पे मिलता है। वो मिल्टन को बहुत टॉर्चर करके बेथ के कॉन्ट्रैक्ट देने वाले का नाम उगलवाता है। वो किसी केंट का नाम लेता है। मिल्टन अभी भी माइक के मारने के सेटअप की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। वह अभी भी यही दिखाता है कि उसे कुछ भी पता नहीं था। जाते वक्त माइक उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। बाहर आते ही उसे चार्ली का कॉल आता है। उसे कुछ इम्पोर्टेंट हाथ लगा था, इसलिए वो माइक को मिलने के लिए बुलाती है। ओएसिस क्लब में रे को क्लिफ की मौत के बारे में पता चल चुका था और इस वजह से वो बहुत गुस्से में था। अब वो किसी भी हालत में माइक को मरवाना चाहता है, इसलिए वो सभी को माइक को मारने के लिए बोलता है और जिन को उनके क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। ये वही क्लाइंट होता है जिसने बेथ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अगर वो लोग उनके क्लाइंट को बचा नहीं सकते तो ये उनके क्लब की एक शर्मनाक बात होगी, इसलिए वो जिन को भेजता है। माइक चार्ली से बस में मिलता है। चार्ली को बेथ के कंप्यूटर से सब कुछ पता चल चुका था। दरअसल बेथ एक करप्ट पेट्रोलियम कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बेथ को उस कंपनी का एक एम्प्लॉय अंदर की खबरें देता था, लेकिन एक दिन अचानक उसने बेथ को रिप्लाई करना बंद कर दिया क्योंकि वो मारा गया और उसे मारने वाला माइक ही था। उस आदमी का नाम आर्ची था। आर्ची का कंपनी में एक पार्टनर था, केंट। आपको याद होगा कि मिल्टन को टॉर्चर करते समय उसने भी किसी केंट का नाम लिया था। मतलब केंट ने ही आर्ची और बेथ को मरवाया था। फिर माइक वहाँ से चला जाता है और केंट के ऑफिस में आता है। माइक पहले तो उसकी बहुत धुलाई करता है, फिर केंट बोलने लगता है। उसका कहना था कि बेथ को मारने के लिए किसी जिम नाम के शख्स ने बोला था। जिम वही होता है जिसके पेट्रोलियम कंपनी के करप्शन के प्रूफ बेथ के पास होते हैं। बेथ उन प्रूफ के जरिए जिम को ब्लैकमेल करती थी, इसलिए जिम ने बेथ, आर्ची और चार्ली को मरवाने के लिए केंट को बोला था और केंट ने ही उन तीनों का कॉन्ट्रैक्ट मिल्टन को दिया था। केंट की जो भी कन्वर्सेशन मिल्टन के साथ हुई थी वो सब कुछ उसने रिकॉर्ड करके रखी होती है और वो रिकॉर्डिंग वो माइक को देता है। तभी दरवाज़ा तोड़कर मिक एंड मैक आते हैं। वो दोनों माइक पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच केंट वहीं पर मारा जाता है। माइक वहीं पे टेबल के पीछे छुप जाता है तो मैक उस पर ग्रेनेड फेंकता है। तभी माइक उसी ग्रेनेड को उनके पास वापस भेजता है। ग्रेनेड ब्लास्ट होते ही माइक मिक को मारने लगता है। माइक पर फायरिंग करने लगता है। माइक खुद को बचाने के लिए मैक को बीच में लाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। मैक की मौत की वजह से मिक बहुत गुस्से में आता है। वो 1-on-1 फाइट माइक से करने लगता है और लास्ट में वो भी मारा जाता है। पहले माइक ने उन दोनों को एक साथ हराया था। शायद ये बात मिक भूल गया था और इसलिए वो आज मारा गया। माइक बाहर आते ही पीट उस पर अटैक करता है, लेकिन माइक बच जाता है। फिर वो उसी की जहर से पीट को मार डालता है। उसके बाद फ्रेड भी उसे मारने के लिए आता है। फ्रेड बहुत अच्छा होता है, इसलिए माइक उसे सिर्फ बेहोश करता है। वहाँ से जाते वक्त वो फ्रेड के पॉइजन वाले बैंडेज साथ में लेता है। अब माइक जिम को मारने के लिए आता है। जिम के घर पे जिन उसे प्रोटेक्शन दे रही थी। माइक चुपके से घर में घुसता है और डायरेक्ट उनके सामने जाता है।
जीन ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी स्वॉर्ड जिम को उसके प्रोटेक्शन के लिए देती है। उसे लगता था कि वो बिना स्वॉर्ड के ही माइक को मार पाएगी। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। जीन लड़की है इसलिए माइक अपनी पूरी पावर यूज नहीं करता, आराम से उसके साथ फाइट करने लगता है। लेकिन जीन फिर भी माइक को हैंडल नहीं कर पाती और बहुत पीट जाती है। फिर जिम उसे स्वॉर्ड देता है। जीन यहाँ पे फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में बोल देती है कि वो बेथ को मारने के लिए मिल्टन के सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी। ये सुनकर तो माइक बहुत पागल हो जाता है। वो एक ही झटके में उसकी स्वॉर्ड उसके ही पेट में डालकर उसे मार डालता है और यहाँ पे जीन का खेल खत्म। फिर माइक जाते वक्त जिम का सर उड़ाकर बेथ के मर्डर का बदला लेता है। उसके बाद वो वापस ओएसिस आता है। रे समझ जाता है कि उसने पूरे टीम को ठिकाने लगा दिया और माइक ने उनके क्लाइंट जिम को भी मार डाला है। जिम की मौत की वजह से रे बहुत गुस्से में था। उसे अभी भी मिल्टन की गद्दारी के बारे में नहीं पता था। तो माइक केंट और मिल्टन की रिकॉर्डिंग रे को सुनाता है, जिसमें मिल्टन केंट को बोल रहा था कि वो आरवी के किलर को भी मरवा देगा। अब रे को सच पता चल चुका था, तो वही मिल्टन की बहुत धुलाई करने लगता है। धुलाई के बाद मिल्टन उन दोनों को माफ़ी मांगता है। माइक उसे घाव पर लगाने के लिए वो पॉइजन वाले बैंडेज देता है और वो भी धीरे धीरे मारा जाता है। रे ने ओएसिस बनाने के लिए बहुत साल लगाए थे, लेकिन माइक ने एक ही दिन में उसकी पूरी टीम को ठिकाने लगाया। फिर माइक वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में 3 जापानीज़ मूवी आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।